राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि मौसम विभाग की तरफ से पहले ही ये पूर्वानुमान जताया गया था कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में वीकेंड आते आते बारिश हो सकती है और लोगों को कोहरा भी परेशान कर सकता है, और हमें यही देखने को मिला। दरअसल कल रात से राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जो फिलहाल पूरे दिन जारी रही। आप ऊपर आसमान में देख सकते हैं मेरे पीछे कि पूरी तरीके से जो आसमान में इसी तरीके से जो बादल हैं वो पूरे दिन छाए रहे और रुक रुक कर बारिश होने का सिलसिला भी लगातार राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में जारी रहा। दरअसल मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जताया था उसके अनुसार मौसम विभाग का कहना था कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से जो मैदानी इलाके और पहाड़ी इलाके हैं उस पर इसका कहीं ना कहीं असर दिख सकता है। जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों पर चाहे वो हम जम्मू कश्मीर की बात करें, उत्तराखंड की बात करें या फिर हिमाचल प्रदेश की बात करें, यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र वाले इलाकों में बर्फबारी होने का संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई थी। वहीं अगर हम बात करें मैदानी इलाकों की, तो मैदानी इलाकों में मौसम विभाग का कहना था कि हल्की बारिश हो सकती है और घना कोहरा भी छा सकता है, और ये जो सिलसिला है वो पूरे वीकेंड इसी तरीके से जारी रहेगा। वहीं अगर दिल्ली के हम अधिकतम तापमान की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार आज का दिल्ली का अधिकतम तापमान तकरीबन 17 से 18 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना जताई गई है। तो वहीं अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान तकरीबन 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। यानी कुल मिला के अगर हम मौसम की बात करें तो फिलहाल राजधानी दिल्ली और आसपास के जो इलाके का मौसम है वो वीकेंड तक ऐसा ही बना रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। नमस्कार, मैं ताबिश कमाल हूँ। मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद हैं। आप हमारा ख़ास प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। सिटी रिपोर्टर में आपको बताएंगे कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आज भी नामांकन रहा। आज भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कई प्रत्याशियों ने नामांकन कराया। दिल्ली की कई हॉट सीट से कई प्रत्याशियों ने नामांकन कराया, जहाँ पर आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा विधानसभा सीट से नामांकन कराया। वहीं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने भी आज कांग्रेस से नामांकन कराया। दिल्ली की ये सीट बहुत अहम मानी जा रही है। यहाँ पर लगातार चुनावी जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ से 2 बार के विधायक रहे तरविंदर सिंह मारवा को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। वहीं अगर बात कर ली जाए तो कस्तूरबा नगर से भी आज नीरज बसोया ने बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन कराया। हालांकि नीरज बसोया पहले कांग्रेस पार्टी से विधायक रह चुके हैं, हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुआ और उसके बाद उन्होंने आज बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर नामांकन कराया है। आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार विधानसभा चुनाव का मुकाबला बेहद रोचक होता जा रहा है। आज अगर बात की जाए तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के भी कई प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया है। दिल्ली में कई सीटों पर ये पार्टी ताल ठोक रही है। ख़ास तौर से मुस्लिम बहुल इलाकों में ये पार्टी अपने प्रत्याशियों को खड़ा कर रही है। ख़ास बात यह है कि AIMIM के जो तमाम प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली दंगे, CNRC जैसे मामलों में संलिप्त है। वहीं दूसरी तरफ ओखला से भी पार्टी की तरफ से AIMIM की तरफ से शफाउर रहमान को मैदान में उतारा गया है, जो CNRC और दिल्ली दंगों में दिल्ली पुलिस ने जिन्हें आरोपी बनाया था। वहीं ताहिर हुसैन को भी पार्टी ने टिकट दिया है। इन्हीं टिकट देने की वजह से दिल्ली के अंदर मुकाबला बेहद रोचक होता जा रहा है। देखना बड़ा अहम रहेगा कि दिल्ली के आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या इन कुछ सीटों पर मुकाबला 4 प्रत्याशियों के बीच होगा। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ मुख्यालय पर प्रेस वार्ता की। समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान किसानों से बातचीत की। किसान बड़ी मात्रा में आज अखिलेश यादव से मुलाकात करने पहुंचे और अखिलेश यादव से उन सभी ने अपने जबरन तौर पर भूमि अधिग्रहण और भूमि का जो मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से पैसा ना मिलने का आरोप लगाया। साफ तौर पे अखिलेश यादव ने किसानों से मिलने के बाद प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी आएगी वो खासकर किसानों को
जो उनकी मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से उसे पैसा मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी अब ये अंदाज़ा हो गया है कि बीजेपी उनकी भी वफादार नहीं है। इस तरीके के तमाम व्यंग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कसे। अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान साफ तौर पर कुंभ पे भी काफ़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीडीए जब खंभों पर दिखाई दिया तो भारतीय जनता पार्टी उससे भी डर गई और अपने ही निकाय को छुपाने के लिए पीडीए लिखे हुए खंभों पर पेंट कराना पड़ा। ऐसे में आप भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को समझ सकते हैं कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उनको गवारा नहीं है। यानी कि पीडीए में समाजवादी पार्टी में इतनी ताकत है कि अब भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ता है। जहां कहीं पीडीए या सपा लिखा दिख जाए, भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पे अपनी हार को सुनिश्चित करना जानती है। सबसे बड़ी बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कही कि आने वाले समय में मिल्कीपुर उपचुनाव जो है वो देश का सबसे बड़ा लोकसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, जहां पर पीडीए का कैंडिडेट जो है उसको पूरी तरीके से विजयी हासिल होगी और वो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब इस विचारधारा के साथ आगे चल रही है कि समाजवादी पार्टी जो करे हम उसी विकास की राह पर चलें। अपनी ओर से खड़ा किया गया कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर से शिकस्त की ओर जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी जो मिल्कीपुर सीट के लिए इस बार लोकसभा उपचुनाव के लिए कैंडिडेट खड़ा किया है वो एक बड़ा दावेदार है। और अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार का चुनाव देश का सबसे बड़ा लोकसभा उपचुनाव होगा। और मैं सभी पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूं कि वो इस विशेष उपचुनाव का कवरेज करें और देश भर में बताएं कि किस तरीके से साफ़ सुथरा चुनाव होता है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कहा कि आने वाला समय समाजवादियों का है, समाजवादी सरकार बनाएंगे और किसानों के साथ साथ सभी को एक तरफ से न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, जगह 24/7 न्यूज़, लखनऊ। महाराष्ट्र कैबिनेट से धनंजय मुंडे का गिरेगा विकेट, मिल रहे हैं संकेत जो बढ़ा रहे हैं मुश्किलें। नमस्कार, मैं हूं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी रिपोर्टर। आज बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचाने वाला संतोष देशमुख हत्याकांड की और अब धनंजय मुंडे के राजनीतिक कैरियर पर भारी पड़ता दिख रहा है। और ये जो है सवाल उठ रहे हैं कि क्या देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट में मुंडे का विकेट गिर सकता है। आज हम आपको 3 ऐसे बड़े संकेतों के जरिए बताएंगे कि धनंजय मुंडे की कुर्सी खतरे में क्यों है। धनंजय मुंडे जो अजित पवार के करीबी माने जाते हैं, पहले भी उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की सरकारों में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन संतोष देशमुख हत्याकांड में नए नए खुलासों ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। अब बात करते हैं खासतौर से 3 संकेतों की जो इशारा कर रहे हैं कि मुंडे की कुर्सी खतरे में है, जिसमें हमने देखा कि बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में एनडीए विधायकों की एक अहम बैठक बुलाई थी। इस बैठक में महायुति सरकार को मजबूत करने और बेहतर तालमेल पर चर्चा हुई, लेकिन इस मीटिंग में धनंजय मुंडे नदारत रहे। सूत्रों की माने तो मुंडे को इस बैठक में बुलाया ही नहीं गया। इस पर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने सवाल उठाए हैं और कहा कि जब धनंजय सरकार में शामिल है तो उनके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। वहीं दूसरी बात यह है कि धनंजय मुंडे के खिलाफ एसआईटी की जांच तेज हो गई है, जिससे अजित पवार भी दबाव में आ गए हैं। बीड़ जिले में संतोष देशमुख हत्याकांड के आरोपी जो है वाल्मीकि कराड़ के समर्थकों का कहना है कि ये मामला राजनीतिक देवेश का नतीजा है। बीड़ जिले में बढ़ते विरोध और संगठन में उठ रहे सवालों के कारण अजित पवार ने एनसीपी की पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। इसके बाद बुधवार शाम धनंजय मुंडे ने अजित पवार से मुलाकात भी की, जिससे सियासी अटकलें तेज हो गई है। और तीसरी खास कारण ये भी बताया जा रहा है कि धनंजय मुंडे के कारण अजित पवार के खेमे में भी हलचल मची हुई है। हाल ही में चिकित्सा जो शिक्षा मंत्री हसन मुशर्रफ और सहकारिता मंत्री बाबा साहेब पाटिल के कुछ फैसलों पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने रोक लगा दी। सूत्रों की माने तो अजित पवार इससे नाराज है और उन्होंने अपने आवास पर इस मुद्दे पर बैठक भी बुलाई थी।
तो क्या धनंजय मुंडे को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? क्या अजित पवार उन्हें बचा पाएंगे या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है? कैमरामैन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, JK 24/7 न्यूज, मुंबई। पंजाब के अंदर लगातार एक के एक बाद धमाके हो रहे हैं और पंजाब पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बीती देर रात को भी बटाला के जैतपुरिया गांव के अंदर एक शराब कारोबारी के घर कुछ विस्फोटक सामग्री फेंकी गई और धमाका किया गया, जिसके बाद एक सीसीटीवी भी जारी किया गया है जिसमें 3 अज्ञात शख्स एक शराब कारोबारी के घर के बाहर घूमते नजर आ रहे हैं और वो कोई विस्फोटक नुमा चीज उनके घर फेंकते हैं, जिसके बाद धमाका नजर आता है और वो वहां से फरार हो जाते हैं। इस घटना के बाद पंजाब पुलिस एक बार फिर अलर्ट मोड पर आ गई है, क्योंकि पिछले 2 महीने के दौरान पंजाब के अलग अलग थानों के अलावा कुल 10 ऐसे धमाके हो चुके हैं। हालांकि जब ये पंजाब के अंदर सिलसिलेवार धमाके हो रहे थे तो पहले कई जगह पर पंजाब पुलिस ने उसको नकारने का प्रयास किया, कई बार उसको एक कार के अंदर विस्फोट बताया, कभी टायर फटने की घटना बताई, तो अलग अलग घटनाएं बताकर पंजाब पुलिस उन तमाम घटनाओं को कहीं ना कहीं उस पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही थी। लेकिन इस 11वीं घटना के बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर ये तय हो गया है कि पंजाब के अंदर कुछ शरारती अंसर लगातार माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही केंद्रीय जो एजेंसियां हैं, इनपुट की एजेंसियां हैं, उन्होंने भी पंजाब पुलिस को पहले से ही ये इनपुट दे दिया था कि बॉर्डर इलाकों के अंदर कुछ लोग पंजाब को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर पंजाब में कई बड़े हमले हो सकते हैं। ये पहली बार ऐसा है जब किसी के घर को निशाना बनाया गया हो। लेकिन इसी बीच बटाला के अंदर 2 मर्डर का आरोपी पंजाब पुलिस ने एक इनकाउंटर के दौरान मार गिराया है। बीती देर रात को ये पुलिस की तरफ से इनकाउंटर किया गया, जिसमें राणा गैंगस्टर जो थे उसको मार गिराया गया। पहले वो गंभीर जख्मी हुआ, उसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 2 अलग अलग मर्डर के अलावा कई और मामले राणा के खिलाफ दर्ज थे और पुलिस का मानना है कि ये आरोपी थानों के ऊपर ब्लास्ट करने का भी आरोपी था। फिलहाल अब देखना होगा कि ब्लास्ट और गैंगवाद की घटनाओं को पंजाब पुलिस आने वाले समय में कितनी गंभीरता से लेती है। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। आज लखनऊ में वायरस HMVP से एक महिला की मृत्यु हो गई बलरामपुर हॉस्पिटल में। वो पहले से कई बीमारियों से ग्रस्त थी, किडनी फेलियर की शिकायत आई और 10 तारीख को नेगेटिव रिपोर्ट आ गई थी, मगर उसके बाद भी इस वायरस से पहली मृत्यु हुई है लखनऊ में। तब से हाई अलर्ट हो गया है और रेड जोन घोषित हो गया है लखनऊ शहर। और सबसे ज़्यादा गुजरात में 4 मरीज़ पकड़े गए हैं इस वायरस के और पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, तमिलनाडु, चेन्नई और दिल्ली में भी 3 मरीज़ इसके जो है संक्रमित रोग के पाए गए हैं। अब देखने वाली बात है, एयरपोर्ट पे हाई अलर्ट हो गया है। कोई भी बाहर का यात्री आएगा उसका टेम्परेचर चेक होगा और ख़ास तौर पे हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम में अगर आप जाएंगे तो आपको मास्क लगाकर ही जाना है। तो कहीं ना कहीं ये घातक बीमारी इसके बढ़ावा नज़र आ रहा है। लखनऊ में आसपास के ज़िलों में हाई अलर्ट जोन घोषित हो गया और CMO ने ये कहा है कि ख़ास तौर पे वो वार्ड जहाँ पर ये महिला जो है एडमिट थी वहाँ पर जितने भी लोग आए गए हैं उनके टेम्परेचर चेक होंगे और ख़ास तौर पे आइसोलेट वार्ड भी कई हॉस्पिटल में बना दिए गए हैं कि अगर कहीं पे इमरजेंसी में कोई इस तरह के मरीज़ आते हैं तो उनकी भी भर्तियां हो सकें। तो अब लोगों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि लोगों को हाई अलर्ट रहना है, लोगों को दूरियां बना के रखना है, भीड़ भाड़ इलाकों में नहीं जाना है। खांसी, नज़ला या इस तरह के सिम्टम्स अगर बार बार बुखार चढ़ रहा है तो ज़रूर HMVP वायरस की टेस्टिंग कराएं ताकि पुष्टि हो जाए कि आप नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अगर पॉजिटिव हो तो सुचारू रूप से ट्रीटमेंट के लिए आपको सरकारी अस्पताल का रुख करना पड़ेगा। अब देखने वाली बात है कि इसके ऊपर कितना अमली जामा स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर पहना पाता है, नहीं पहना पाता है और काम कर पाता है या नहीं कर पाता है, ये तो आने वाला कल तय करेगा। फिलहाल इस वायरस की जो जड़ें हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। कैमरा पर्सन किशन के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ, JK न्यूज़।
नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। शंभू बॉर्डर पर पिछले साल 13 फरवरी से बैठे अपनी मांगों को लेकर किसान अब एक बार फिर से दिल्ली कूच करने की बात कह रहे हैं। उससे पहले भी 3 बार दिल्ली कूच करने का प्रयास किसानों की ओर से किया गया था, लेकिन किसानों को पुलिस प्रशासन की ओर से रोक देने का काम किया गया। ऐसे में अब किसानों की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और कहा यह जा रहा है कि 21 जनवरी को एक बार फिर किसान नेताओं की ओर से जत्थे के साथ दिल्ली बढ़ने का काम किसानों की ओर से किया जाएगा। तो वहीं पंडेर की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि डल्लेवाल की तबीयत लगातार बिगड़ रही है, लेकिन सरकार की ओर से कोई बातचीत करने का निमंत्रण या फिर कोई ऐसी बात नहीं की गई है ताकि किसान अपने घर लौट सकें। तो ऐसे में पिछले दिनों लगातार जिस तरह से किसानों की ओर से दिल्ली कूच करने का फैसला लिया गया था, जिसके द्वारा उनको रोका गया, लेकिन अब 21 जनवरी का समय निश्चित किया गया है और अब किसानों की जत्थाबंदी करने के बाद दिल्ली कूच करने का काम किसान करने वाले हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से किसानों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं वो सरकार बेहद गलत काम कर रही है और उसके बदले सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो वहीं उन्होंने पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस पर भी हमला बोलते हुए कहा कि अगर पंजाब सरकार उनको डराने और आगे बढ़ने से रोकती है तो फिर पंजाब सरकार को भी किसानों का कहीं ना कहीं अनदेखी करना नुकसानदेह हो सकता है। तो वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि पिछले 3 बार प्रयास करने के बावजूद किसान दिल्ली कूच नहीं कर पाए हैं। तो 21 जनवरी को किस तरह की स्थिति किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच देखने को मिलेगी। हालांकि लगातार जिस तरह से जो प्रदर्शन वहां पर चल रहा है उसमें डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ रही थी, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट कई बार सरकार को चेता चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टरों की देखरेख तो की जा रही है, लेकिन बातचीत का रास्ता अभी तक नहीं निकल पाया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 21 जनवरी का किसानों की ओर से जो समय दिया गया है दिल्ली कूच करने का, वो कितना कारगर सिद्ध होता है। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। प्रयागराज में मौनी अमावस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया प्रशांत कुमार खुद आज प्रयागराज पहुंचे थे। यानी अव्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं तमाम अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिस तरह से मौनी अमावस्या को देखते हुए 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेंगे घाटों पे स्नान करने के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी ने वहां पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया है। साथ ही साथ कोई अगर कमी भी रही है तो उसके लिए अधिकारियों को विशेष निर्देश और सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। लगातार जिस तरह से प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, तो ऐसे में तमाम जो वहाँ पर स्नान करने वाले लोग हैं वो पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में व्यवस्थाओं को लेकर भी कहीं न कहीं अधिकारी लगातार निर्देश और मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि जिस तरह से मौनी अमावस्या के दृष्टिगत जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो 8 से 10 करोड़ अनुमानित की गई है। तो ऐसे में व्यवस्थाओं को कहीं पे भी अव्यवस्था ना हो, इसको लेकर अधिकारियों ने विशेष निर्देश दिए हैं। और जिस तरह से मुख्य सचिव और डीजीपी ने खुद वहां पर मॉनिटरिंग की है, तो ये माना जा रहा है कि मौनी अमावस्या के दृष्टिगत पूरे जो इंतजाम हैं वो प्रयागराज के कुंभ में स्थापित कर दिए गए हैं। कैमरामैन किशन के साथ उमेश मिश्रा, जेके न्यूज, लखनऊ। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कल अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है। जामनगर में उन्होंने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया और उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को घेरती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल की इनकम पिछले सालों के मुकाबले इतनी कैसे बढ़ गई। उन्होंने कहा कि भाजपा इस बात पर भी आम आदमी पार्टी से सवाल कर रही है कि अरविंद केजरीवाल की इनकम कोविड के समय से के दौरान जब आर्थिक तंगी पूरे देश भर में थी, उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल की इनकम तकरीबन 40 गुना बढ़ी है। लगातार इस पूरे प्रकरण को लेकर एक दूसरे को घेरने की कोशिश जारी है। आम आदमी पार्टी का इस पूरे प्रकरण को लेकर यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष के नेताओं की इनकम पूछते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों की इनकम नहीं बताते। भाजपा ये भी बताए कि प्रवेश शर्मा की इनकम, प्रवेश साहिब सिंह की इनकम कैसे 3 करोड़ से लेकर 95 करोड़ पिछले 5 साल में हुई है, इसका जवाब भाजपा जरूर दे। इस लगातार इन तमाम मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं लगातार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सियासी उठापटक भी हावी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार
इस पूरे प्रकरण को लेकर आने वाले समय में राजनीतिक सरगर्मियां कितनी तेज होती हैं और एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोप प्रत्यारोप से दिल्ली की राजनीति में क्या बदलाव देखे जाते हैं, क्योंकि लगातार नॉमिनेशन की प्रक्रिया जारी है और तमाम राजनीतिक दल नॉमिनेशन कर रहे हैं। आज भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने नॉमिनेशन किए हैं और अब लगातार जब दिल्ली की सियासी जो गर्मी है वो बढ़ रही है, उसके दौरान अलग अलग दलों की अलग अलग तैयारियां हैं। इन तैयारियों के बीच आखिरकार आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी रहेगी, भाजपा की क्या भूमिका रहेगी, कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर अपनी बढ़त बनाती नजर आएगी, इस पर लगातार दिल्ली की राजनीति पर जोर आजमाइश जारी है। सुखबल देव के साथ किशोर मिश्रा, जी24 7 न्यूज, दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से। और आज बात करेंगे एक बड़ी खबर की कि उत्तराखंड के अंदर लगातार देखा जाता है कि चौराहे पर कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं छोटे वो भीख मांगते हुए नजर आते हैं, जिस पर अब जिलाधिकारी यानी कि कहा जाए कि राजधानी देहरादून के जो जिलाधिकारी हैं सविन बंसल, वो सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपको बताते चलें कि कुछ समय पहले ही जिलाधिकारी ने निर्देश दिए थे और 4 गाड़ियां कहीं ना कहीं भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए उनको हरी झंडी दिखाई थी। और वो जो अभियान जिलाधिकारी के द्वारा चलाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं परवान चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जो 4 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था वो गाड़ियां अब कहीं ना कहीं बच्चों को रेस्क्यू कर रही हैं और बाल आश्रम भेजने का काम कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं लगता है कि अब जो भिक्षावृत्ति है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई नजर आएगी। लेकिन देखिएगा कि जिस तरीके से लगातार अपील भी जनता से की जा रही है जिलाधिकारी के द्वारा कि बच्चों को सड़क पर जो बच्चे भीख मांगते हैं उनको भीख ना दें, उनको शिक्षा दें, यानी कि भिक्षा नहीं शिक्षा देने का काम करें। क्योंकि लगातार देखा जाता है कि जो बच्चे भीख मांगते हैं वो या तो किसी दबाव में भीख मांगते हैं या फिर उनसे कोई भीख मंगवाता है, ऐसा कई बार देखने में मिला है। लेकिन अब जिलाधिकारी जिस तरीके से सख्त हुए हैं और लगातार ऐसे बच्चों को रेस्क्यू कर बाल गृह भेजा जा रहा है ताकि उनकी शिक्षा दीक्षा वहाँ पर की जाए। और इसी के साथ देखिएगा कि जो बाल गृह है, बाल गृह में भी कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्थाओं के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, पढ़ाई की व्यवस्था की गई है, रहने की व्यवस्था वहाँ पर की गई है और खाने पीने की पूरी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं बाल गृह के द्वारा की जा रही हैं। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK24/7 न्यूज, देहरादून। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर महाराष्ट्र में खलबली मच गई है। इस हमले को लेकर बॉलीवुड डर के साए में दिख रहा है। बुधवार की रात सैफ अली खान के घर बांद्रा स्थित सदगुरु शरण अपार्टमेंट में घुसकर उन पर चाकू से हमला किया गया। घटना रात करीब 1:30 बजे हुई, जिसमें उन्हें गले, पीठ, हाथ और सिर समेत 6 जगह चाकू से वार किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि कल देर रात एक अज्ञात व्यक्ति अभिनेता सैफ अली खान के घर में घुस आया और उनकी नौकरानी से बहस करने लगा। जब अभिनेता ने बीच बचाव कर उस व्यक्ति को शांत करने की कोशिश की तो उसने सैफ अली खान पर हमला कर दिया और उन्हें घायल कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद सैफ अली खान को रात 2 बजे लीलावती अस्पताल लाया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच के DCP दीक्षित गेडाम ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि आरोपी फायर एस्केप वाली सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सैफ अली खान के घर में घुसा था। आरोपी को गिरफ्तार करने पर पुलिस काम कर रही है। 10 टीमें बनाई गई है जो इस मामले की छानबीन कर रही है। ये मामला बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। एक आरोपी की पहचान कर ली गई है। अब पुलिस अन्य आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है। मुंबई में अक्टूबर में बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई और आज घर में घुसकर सैफ अली खान पर चाकू से हमला, जिसको लेकर लोगों ने चिंता जाहिर की है। इसी बीच इस घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनकी गुत्थी सुलझ नहीं पा रही है। जहां सैफ रहते हैं वहां हाई अलर्ट सिक्योरिटी सोसाइटी है। यह हमला करने के बाद शोर शराबे के बीच हमलावर भागने में कामयाब कैसे हुआ, इन जैसे कई सवाल है जो अब तक सुलझ नहीं पाए। ये वजह है कि महाराष्ट्र में सुरक्षा व्यवस्था पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं।
वीडियो जर्नलिस्ट शरीफ के साथ मैं हकीम देशमुख, जेके 24/7 न्यूज़, मुंबई। छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ रुपए का शराब घोटाला मामला सामने आया है, जिसमें भूपेश बघेल के कैबिनेट मंत्री रह चुके आबकारी मंत्री कवासी लखमा और कोंटा विधायक को ईडी और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। काफ़ी पूछताछ के बाद ईडी और के द्वारा 7 दिन के न्यायिक हिरासत में आबकारी मंत्री कवासी लखमा को जेल भेज दिया है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के लोगों के द्वारा लगातार जो है वे विरोध प्रदर्शन को लेकर के सुकमा दोनरपाल जिला मुख्यालय एरिया में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें व्यापारिक प्रतिष्ठानें सहित जो है दुकानें बंद का असर देखने को मिला। वहीं लगातार जो है सियासी पारा इस गिरफ्तारी को लेकर जारी है और लगातार पक्ष विपक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं जिले के कई क्षेत्रों में बंद का असर तो देखने को मिला, लेकिन जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया के सामने कहा है कि जिस हिसाब से कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई है, ईडी ने गिरफ्तार किया है और पूछताछ जारी है, इस कड़ी में जो है जितने भी जो है खुलासे होंगे और कड़ी से कड़ी जो है आरोपियों की जो है गिरफ्तारी होगी और जो भी दोषी होगा इसमें कड़ी से कड़ी जो है कार्यवाही की जाएगी और सजा दी जाएगी। जिसको लेकर के जो है पूरे जो है छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव साय के बयानबाजी के बाद अब सियासी पारा भी गर्म हो चुका है और लगातार जो है एक दूसरे के ऊपर पक्ष विपक्ष के लोग जो है तंज कस रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगा कि आगे ईडी किस तरह कार्यवाही करती है और इस मामले को लेकर के आगे और कितने लोगों को की गिरफ्तारी होगी। शिवेंद्र तिवारी के साथ विपत सारथी, जेके 24/7 न्यूज़, रायपुर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड में निकाय चुनाव चल रहे हैं और दोनों प्रमुख राज्य की जो पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, भारी बगावत का सामना कर रही हैं। बीजेपी ने इस बगावत को बहुत सख्ती से लिया है और अभी तक 3 दर्जन से अधिक ऐसे बागियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। लेकिन बीजेपी को उसके आंतरिक सूत्रों से ये जानकारी बार बार मिल रही है कि कुछ लोग, कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जो पार्टी में तो है लेकिन पार्टी के घोषित प्रत्याशियों के खिलाफ चोरी छुपे काम कर रहे हैं। पार्टी ऐसे लोगों पे नज़र रख रही है, एक स्वतंत्र एजेंसी की सेवा भी ली है, एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसे कार्यकर्ताओं की जासूसी करा रही है जो पार्टी में होते हुए पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चुनाव के बाद पार्टी निपटाएगी। चूँकि निकाय चुनाव के तुरंत बाद प्रदेश में पार्टी के संगठन के चुनाव होने हैं और उसमें ऐसे कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया है कि जिस तरह से सूचनाएं लगातार आ रही है कि कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के घोषित प्रत्याशियों के साथ रह करके उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, उन पे पार्टी की नज़र है, उनको चिन्हित किया जा रहा है और चुनाव के बाद उनको सख्त सज़ा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है चुनाव में, उनकी रेटिंग भी की जा रही है और चुनाव के बाद इसका आकलन भी किया जाएगा कि किसके क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी का क्या प्रदर्शन रहा और उसके आधार पे उनको आगे पार्टी में जिम्मेदारी दी जाएगी। तो देखते हुए कह सकते हैं कि बगावत का सामना कर रही सत्ताधारी पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ काफ़ी सख्त होती हुई दिखाई दे रही है और चुनाव के बाद संगठन चुनाव होंगे, उससे पहले पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं पे काफ़ी सख्ती करती हुई दिखाई देगी। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ जेके 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह।